मैंने पिछले साल गोवा के अंदर विजिट किया था और वहां जाके मुझे पता चला कि यार नहीं करना चाहिए था। मैं गोवा के अंदर 4 से 5 दिन रहा हूँ, हर रोज 10 से 12 स्कैम हुए ही हुए। और ऐसा नहीं है कि मैं उनको रोक सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, उनका कुछ नहीं कर सकता मैं। और एक बार को समझ भी आता है कि भैया आप टूरिस्ट प्लेस के ऊपर गए हो तो थोड़ा बहुत तो लोग आपको लूटेंगे ही। जैसे वहाँ पे बीच के पास घूम रहा था, 20 रुपए की फेंटा 30 रुपए की बेच दी। वो भी दे दे फेंटा, वो भी 30 का ही देगा क्या? अरे यार 20 का MRP 30 का बेच रहे हो यार। ये 20 की बोतल है, ये कोई ये है, वो अपनी दुकान है, इसने अपन को दी है 30 की। या फिर जबरदस्ती कोई एक्स्ट्रा सर्विस बेचने की कोशिश कर दी। बट गोवा एक ऐसा प्लेस है जो ऑलमोस्ट टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेड है। लोगों का दाना पानी चल रहा है उन लोगों से जो बाहर से आए हैं, और वहाँ के लोग बाहर से आने वाले लोगों को देख के कुछ खास खुश होते नहीं है। वहाँ के लोकल लोगों के रिएक्शन मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, पर पहले वहाँ पे लोकल स्कूटी का जुगाड़ देख। ये जो स्कूटी की वीडियो देख रहे हो ना, मैंने 1150 रुपए पर डे के अंदर बुक करी है, और मैंने पेट्रोल स्कूटी बुक करी थी, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आई और इसकी रेंज थी 70 किलोमीटर। मतलब अगर एक बार मैं इसको पूरा चार्ज कर लूंगा तो ये सिर्फ 70 किलोमीटर तक जाएगी। और इस स्कूटी के मैंने डेली के 1150 रुपए दिए, क्योंकि मैंने एक नई सी ऐप से बुक कर लिया था और उन्होंने आगे मेरे साथ स्कैम कर दिया। 4 दिन की छुट्टी पे मैं गया था, केसों के मसले में पड़ना नहीं चाहता था, तो भैया जाके दूसरी वाली ले ली। इस स्कूटी का 4 दिन का एकदम फोकट रेंट भर के आया हूँ। ठीक है भाई, एक फालतू सी ऐप की सर्विस के ऊपर गोवा को थोड़ी जज कर लेंगे। गोवा तो हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन है ना, वहां जाएंगे, बीच पे घूमेंगे, लड़कियां देखेंगे। हर कॉलेज ग्रुप के अंदर यही इमेजिनेशन लोग यहाँ लेके घूम रहे होते हैं। ये इमेजिनेशन भी प्रॉब्लमेटिक है। मोस्टली नॉर्थ इंडिया के कॉलेज स्टूडेंट्स के माइंड में पहले से आ जाता है कि भैया वहां जाके लड़कियां छेड़ेंगे, और ये तो इनकी फैंटेसी है जिसके बारे में आगे बात करते हैं। पर पहले मेरी कहानी सुनो। मैंने स्कूटी रेंट कर ली, दूसरी ले ली थी और चला गया मैं बीच पे। अब मैंने लाइफ के अंदर पहली बार बीच देखा था और मैं उसको देख के बहुत खुश था। मैं उसको देख रहा था कि भाई ये धरती का एक ऐसा कोना है जिसके बाद धरती खत्म हो रही है, इसके बाद बहुत दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। और मैं अपने जोन के अंदर बैठा हुआ था और हर 1 मिनट में एक बंदा मेरे पीछे आ रहा था, मेरा कपड़ा खींच रहा था और कह रहा था भैया आपकी फोटो ले दूं। मैं उसको कह रहा था भाई रुक जा यार, परेशान मत कर, नहीं चाहिए फोटो। कहता भैया एक ले लो, सुबह से रोटी नहीं खाई है। मैं कहता तू रोटी के पैसे ले जा, मेरे को यहाँ बैठा रहने दे। कहता भैया दान नहीं लूंगा, काम की रोटी खाऊंगा। मैं कह चल तू काम की खा लियो, मेरे को 15 मिनट दे दे, मेरे को समंदर देखने में जिंदगी में पहली बार देखा है। पर मजाल है उस आदमी ने देखने दिया हो मुझे। मेरी सोतन बन के पीछे मेरे सिर के ऊपर खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई टास्क कर रहा हूँ, गलत कर दिया तो पीछे थप्पड़ मारेगा। मैंने उसको कन्फ्रंट किया कि भाई मैं तेरे को बुला लूंगा, तो इधर उधर हांड ना, दूसरों से ले लेना बिजनेस, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने दे इस जगह को। पर भाई वो नहीं माना, उसने बोला भाई पहले फोटो लो। मैं क्या भाई तू तेरा काम कर, तू फोटो ले ले। फोटो लेने से पहले उसने डिसाइड किया कि भैया जितनी मर्जी फोटो खींच दूं मैं, जो जो पसंद आएगी उसी के पैसे देना। मैंने बोला भाई ठीक है। 15 फोटो उसने खींची। कहता भैया अब तो खींच गई, अब तो खरीदनी पड़ेंगी। और बदले में मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मैंने पोस्ट तो 4 ही मारे, तूने 15 क्यों खींच दी? कहता नहीं भैया अब तो खींच गई, अब तो 15 की 15 खरीदनी पड़ेंगी। और मैं सच बता रहा हूँ, ये मास्क उतार के ना मैं इतना भोला लगता नहीं हूँ। यहाँ तक दाढ़ी आ रखी है। उस टाइम पे तो मेरी ईगो ट्रिगर हो गई थी, तब तो उससे एक भी नहीं खरीदी, पर 20-25 मिनट लड़ा मैं वहां जाके। जिस एक्सपीरियंस के लिए मैं दिल्ली से गोवा के अंदर फ्लाइट लेके गया, गलत स्कूटी बुक करी, उसके बाद नई स्कूटी बुक करी, नई स्कूटी बुक करने के बाद मैं बीच के ऊपर गया, बीच पे जाते ही मैं उससे 20 मिनट तक लड़ा हूँ। और गोवा मुझे ये एक्सपीरियंस दे रहा है। मैं मेरी जिंदगी के टंटों से हटने के लिए गोवा गया था कि चल भाई थोड़ा सा रिलैक्स होके घूम के आएंगे। वहां से इतना परेशान हुआ कि सोचा चलो आगे काम ही कर लेते हैं। मैंने फोटो वाले से जान छुड़ाई, जो भी लोग गोवा गए या फिर किसी भी बीचेस के ऊपर गए, वहां पे ना शैक्स होते हैं। मतलब अगर आप लोग कोई भी सामान लेके गए हो तो वहां पे लोकल ओनर्स होंगे, उन्होंने शैक्स बिछा रखे होंगे, और वो लोग आपको आगे बोलेंगे भैया शैक खरीद लो, हमारा शैक खरीद लो, अपना सामान रख लेना, हम ध्यान रखेंगे उसका। घंटा कोई ध्यान नहीं रखते, आपने एक बार शैक के पैसे दे दिए, भाग जाते कहीं और। तुम्हारा भाई नया क्या हुआ था, मैंने जाके बोला भाई ठीक है शैक दे दे। उसने बोला 800 रुपए का 1 घंटा दूंगा। और मैं गोवा शहर में कितना मर्जी नया हूँ, 800 रुपए का 1 घंटा मेरे को समझ आता है कि ये तो बहुत ही ठग रहा है। मैंने नेगोशिएट किया, मेरा बेस्ट लेके आया 200 रुपए का घंटा। 200 रुपए पहले उसको दे दिया, अपना सामान 1 घंटा रखा, जैसे ही सामान रखा बंदा भाग गया। उसके बाद बगल वाले शैक के ऊपर कोई बंदा लेटा हुआ था, मैं उससे रैंडम कन्वर्सेशन कर रहा था, तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि भाई तूने कितने दिए, जस्ट टू शो कि भाई देख मैंने तो बहुत बढ़िया नेगोशिएट किया था। उसने मुझे बताया कि उसने 3 घंटे के 100 रुपए दिए। अभी ना यहाँ पे कॉन्वर्सेशन शैक्स की नहीं है, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन नेगोशिएशन पावर की नहीं है। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन इस चीज की है कि अगर आपके पास कोई भी आया है ना तो आप उसको लूट लो। आप उसको ऐसे लूट लोगे कि यार इसको नंगा कर दूंगा मैं। आप ये नहीं देखते कि भैया अगर कोई आदमी गोवा के अंदर घूमने आया तो उसको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे ना, उसको साला ऐसा एक्सपीरियंस देंगे कि अगली बार जब भी उसको छुट्टी याद आएगी ना कहेगा गोवा चलता हूँ। लोग वहां पे ऐसा नहीं सोचते, लोगों को लगता है आज जो आया उसको बकरा बना के नंगा करके भेजो। एंड ऑनेस्टली 200 रुपए ले लिए, 100 रुपए ले लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट जब ऐसी चीजें पता चलती है ना तो चीटेड फील होता है। कहा 800 रुपए 1 घंटे से शुरू हुआ था, तुझे साला कितना ही नेगोशिएट कर लू कि 100 रुपए के 3 घंटे पे ले आओ। 33 रुपीज की चीज तू मेरे को 800 रुपए की पिच कर रहा, मैं कैसे तोड़ लूं, मुझे शर्म आ जाएगी। और तुम लोग इसको घुमा फिरा के बोल सकते हो भैया गंदा है पर धंधा है एंड सो ऑन शिट्स। पर बिजनेस के अंदर रिपीट कस्टमर भी तो मैटर करता है ना। आप लोगों का एक्सपीरियंस इतना खराब कर देते हो कि लोग आपके पास आते ही नहीं है दोबारा। पर ठीक है यार, मेरा बीच से हो लिया था। बीच के बाद मैं होटल में जा रहा था, स्कूटी ड्राइव करता हुआ, बहुत प्यारी सड़कें थी, बहुत मजा आ रहा था ड्राइव करते हुए। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार वहां देख, वहां क्रूज खड़ी है, चल यार एक बार क्रूज का एक्सपीरियंस लेके देखते हैं। और मेरा यही रिएक्शन था कि यार रोज रोज थोड़ी आते हैं, चल देते हैं। क्रूज की टिकट लेने गए 4,500 रुपए पर पर्सन। टिकट काउंटर से जाके पूछा कि भैया क्रूज के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि भैया 2 घंटे
आपको पैसिफिक ओशन के अंदर घुमाएंगे, डीजे चलेगा, डांस होगा, पार्टी होगी, गेम्स होगी, अनलिमिटेड फूड होगा, जो खाना है जो करना है करो, पूरी क्रूज के ऊपर घूमो। अभी रियलिटी बताता हूँ, छोटी सी क्रूज थी, 400 लोग भर दिए, 2 घंटे घुमाने का बोला था, 1 घंटा जाके समंदर के बीच में खड़ी कर दी, बोला था डीजे नाइट होगी, छोटा सा बोट का स्पीकर लाके बजा रहे थे। और इस सबसे ऐसा परेशान हो के हारा मैं कि चलो यार खाने को ही दे दो, तो कहते अभी तो स्नैक्स बट रहे, स्नैक्स खा लो। मैं कि चलो भाई स्नैक्स दे दो, थोड़े से 4 पकौड़े दे दिए, 4 फ्राइज दे दिए। मैं कि भाई और रख दे, इतना कम कौन देता है? कहता नहीं भैया ये तो एक ही बार मिलता होता है। मैं कि अरे भाई अनलिमिटेड की टिकट है मेरे पास, देख बैंड बना हुआ है, दोबारा डाल। कहता ये तो आपको डिनर में मिलेगा ना, ये तो आपको खाने का है, स्नैक्स खाना नहीं होता है, स्नैक्स स्नैक्स होता है, खाना खाना होता है। मैं चल यार तेरा ही लॉजिक लगा दे, रोटी ला दे। कहता रोटी तो अभी चालू ही नहीं हुई है। तो मैंने पूछा भाई फिर कब चालू होगी? कहता भैया बस होने वाली है। और ये सवाल मैंने क्रूज के बंदे से तब किया था जब क्रूज शुरू हुए को 15 मिनट हुए थे, उसके 1 घंटा 15 मिनट तक खाना ही नहीं लगा, और एंड के आधे घंटे के अंदर इन्होंने खाना लगा दिया। और उसके बाद ये भीड़ देखो, एक काउंटर लगा रखा था, अनलिमिटेड खाना या फिर टेस्टी खाना तो छोड़ो, मेरे हाथ में प्लेट तक नहीं आई, मैं लाइन में खड़ा रह गया आधा घंटा। 400 लोग भर रखे हैं, एक काउंटर है, और उसके अंदर भी रोटी अब कैसे मिल रही है, बन के नहीं आ रखी कि आप थाली में रखो, बन रही है ताजी ताजी। आप 400 लोगों की रोटियां आधे घंटे में नहीं बना सकते हो यार। हाँ अनलिमिटेड है, जितना मर्जी खा सकते हो, पर लास्ट के आधे घंटे में देंगे। मेरे को खाना ही नहीं मिला वहां पे, लोग रोटियों का वेट कर करके चावल डाल डाल के जा रहे थे कि चल भाई ये तो बने पड़े हैं, इन्हीं को खा लेते हैं। और उसके बाद मैंने काटा मार दी भाई क्रूज में तो कभी जाऊंगा ही नहीं। मैं इस साल दोबारा कोई ट्रिप मारने की सोच रहा था। मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि चल यार कहाँ जा सकते हैं? उसने बोला यार कहाँ नहीं जा सकते, इस बार इंडिया नहीं घूमेंगे, इस बार बाहर जाएंगे, थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं यार, पैसा जब लग ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि गोवा सस्ता है, आपसे हर चीज के लिए 2.5 से 3 गुना पैसा तो लिया ही जाता है, चाहे वो कोई पार्टी करने की जगह हो जाए, खाने की चीज हो जाए, कैब तक के माफियाज ऑपरेट करते हैं वहाँ पे। आप लोग ओला उबर टैक्सी नहीं ले सकते हो, पता है ना आपको? वहाँ पे उनकी खुद की ऐप है गोवा माइल्स, आप लोग सिर्फ उसी को यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये चीज प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि भैया सिर्फ और सिर्फ गोवा माइल्स को ही यूज कर सकते हो, तो भैया ये सबसे अच्छी चीज है, या फिर मैं बोलूं सॉरी सबसे अच्छी चीज होती, क्योंकि जो गोवा माइल्स ऐप है ना उसको सिर्फ लोग यूज करते हैं, ड्राइवर नहीं करते। ड्राइवर का बोलना है कि भैया हम सड़क पे खड़े हैं, आओ हमसे भाड़ा डिस्कस करो। कैब नहीं चलती है वहाँ पे डिजिटल। गोवा माइल्स को गोवा की गवर्नमेंट बहुत पुश करने की कोशिश कर रही है, पर वो वहाँ पे उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चलती है टैक्सी माफिया शिट। मैंने एक बार गोवा माइल से टैक्सी बुक करी, टैक्सी आ भी गई, टैक्सी वाला मुझे फोन करके कहता है कि भैया आपके लोकेशन से ना हाँ 500 मीटर आगे खड़ा हूँ, फटाफट भाग के आ जाओ। मैं क्या अबे भाई मैं क्यों भाग के आऊँ, तू आएगा मेरे पास, तू लेने आया मेरे को, मैं तेरे को लेने आया हूँ। कहता भैया आप जहाँ खड़े हो ना वो है यूनियन की जगह, वहां मैं नहीं आ सकता, आपको बाहर आना पड़ेगा। मैं क्या भाई यूनियन क्या होती है? कहता भैया यूनियन होती है, बस आप भाग के आओ, जब आओगे गाड़ी में तभी बताऊंगा। मैं ठीक है भाई फिर मैं आ रहा हूँ, बैग बैग लेके आ रहा हूँ, काफी टाइम लगेगा मेरे को। कहता भैया फिर मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कोई आगे मेरी गाड़ी तोड़ जाएगा। और मुझे एक बार को लगा ये मजाक कर रहा है, उसने कैंसिल कर दी भाई। देन मैंने दूसरी राइड बुक करने से पहले गूगल किया कि माफिया शिट क्या चल रही है वहाँ पे, जिसको समझने के लिए मैंने बाद में माफिया से डायरेक्टली पूछा। देखो वहाँ पे 2 तरह की टैक्सी चलती है, एक चलती है गोवा माइल्स के अंदर जो वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और वहाँ पे दूसरी चलती है लोकल टैक्सी जो वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पीछे पीछे। फ्रंट फुट पे आपको नहीं दिखाएंगे, पीछे पीछे आपको सपोर्ट करेंगे। और ये चीज मुझे खुद उन लोगों ने बताया। अगर ये क्लेम गलत है तो भैया ड्राइवर ने झूठ बोला था, मेरा कोई क्लेम नहीं है। तभी ने इस क्लेम को ऐसा फैक्ट भी मत लेके चलना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि भैया ड्राइवर्स को सरकार फोर्स तो बहुत करती है कि आप लोग गोवा माइल्स के ऊपर चले जाओ, और जब भी ये यूनियन इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग और वोट इकट्ठे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाती है। अभी जहाँ से आपको लिया मैंने, वहाँ पे अगर कोई वो आता गोवा माइल्स वाला तो क्या होता? पिकअप कर सकता है, अभी उसको अलाउड है पिकअप करने। जहाँ जिस जगह पे खड़े थे वहाँ नहीं मिलता था आपको, वो कम से कम हाँ 200 मीटर आगे बुलाता था किधर साइड में। अच्छा अभी ये समझो कि वहाँ के जो टैक्सी वाले लोग हैं वो गोवा माइल्स को यूज क्यों नहीं करना चाहते। उनका ये बोलना है कि भैया जो गोवा माइल्स है ना वो काफी कम रेट दिखाती है, और हम लोग काफी ज्यादा रेट चार्ज करना चाहते हैं। अभी टैक्सी वाले ज्यादा रेट क्यों चार्ज करना चाहते हैं उसको समझो। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे होटल से वो लोग एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो उनका ये बोलना होता है कि भैया मैं आपके होटल से एयरपोर्ट के ऊपर जब जा रहा हूँ ना तो मेरे को आने का भी भाड़ा दो, बट मैं तो सिर्फ जा रहा हूँ, मैं आने का भाड़ा क्यों दूं भाई? तो उनका ये बोलना होता है कि भैया जिस एयरपोर्ट पे मैं आपको छोड़ने जा रहा हूँ ना, मैं वहां से किसी और सवारी को उठा नहीं सकता क्योंकि वहां पे माफिया खड़े हैं। और जिस होटल से उठा के मैं आपको एयरपोर्ट पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ से कोई और आपको आगे नहीं उठा सकता क्योंकि यहाँ पे हम माफिया बन के खड़े हैं। तो सभी टैक्सी वालों ने ना अपने छोटे छोटे पिकअप जोन बना लिया पूरे गोवा के अंदर, जिसके अंदर पर्टिकुलर यूनियन का आदमी ही आपको उठा सकता है, जिसके बदले में वो आपसे अनशंट पैसा डिमांड कर सकता है। जहाँ पे ओला उबर के अंदर आपको 22 से 35 रुपए पर किलोमीटर के अंदर टैक्सी मिल जाती है, यहाँ पे आपको 47 से लेके 58 रुपीज पर किलोमीटर तक भी देना पड़ सकता है। तो इनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि भैया सबसे पहले तो हमारी यूनियन को तोड़ देता है गोवा माइल्स, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आदमी को उठा सकता है, पर हम लोगों की तो यूनियन है, हम लोग किसी को तोड़ने नहीं देंगे। और मैंने यूनियन वाले बंदे से पूछा कि भाई तू क्या यूनियन से खुश है, और उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला फिर तू यूनियन फॉलो क्यों कर रहा था? क्योंकि बाकी कर रहे हैं। जिससे एक चीज बहुत क्लियर समझ आई कि उनकी ना अननोइंग कट्टरपन है, बट यूनियन में होने वाले लोग भी ना शायद यूनियन से उतना ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनका भी बोलना है कि जो लोग गोवा माइल्स चलाते हैं ना वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। और उसका रीजन यही है कि भाई आप जिस जगह पे ड्रॉप करने जा रहे हो वहां से कुछ और पिक कर लोगे, वहां से कुछ और पिक कर लोगे, वहां से कुछ और पिक कर लोगे। पर ये जो माफिया शिटन है वहां पे काफी टाइम से ऑपरेट कर रही है।
है। और इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट उतने स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले रही है जितने उनको लेने चाहिए, क्योंकि अगर मुझे पता है, एक ड्राइवर को पता है कि कहां पे कौन सा माफिया ऑपरेट कर रहा है, तो पुलिस को नहीं पता होगा। नहीं, तुम मुझे बताओ, पुलिस को नहीं पता होगा? अगर ये वीडियो गोवा पुलिस देख रही है तो मैं आपको 3-4 टैक्सी के नंबर दूंगा, आप मेरे को रीच आउट करो। आप उन लोगों को थोड़ी थोड़ी रिश्वत दो, थोड़ी बहुत एश्योरेंस दो कि भैया आपको पीटा नहीं जाएगा। वो आपको बताएंगे कहां माफिया है, वो आपको अपने अपने गैंग लीडर्स के नंबर देंगे, क्योंकि जहां तक मुझे समझ है वो लोग भी कुछ खास खुश है नहीं, बस उनका नाम मत रिवील करना और जाके उनके माफियाज को पीटना, फिर पीटना नहीं तो जो भी कार्रवाई करना है या व्हाटएवर द प्रोसेस इज। बट इसको सोल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते थे। उनका नंबर बहुत गिरता जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हाँ, बहुत ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते थे। और उनको हम बदले में सर्व क्या कर रहे हैं? उनको हम बदले में ये सब कर रहे हैं कि भाई आएगा, लूट लेंगे, तू दिल्ली के अंदर आ जा, तू जयपुर के अंदर आ जा, तू रशियन है तो भैया तेरे को हैरेस भी करके भेज देंगे, थोड़ा सा तेरे पे 6000 वाला जोक भी मार देंगे, तेरा रेट भी तय कर देंगे, बोली भी लगा देंगे। इंडिया के अंदर फॉरेनर्स आते हैं, उनके साथ ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे भाई सेलिब्रिटी हो। उनकी खुद फट जाती है कि भाई रशिया में तो मेरी माँ मेरे को नहीं पूछती, यहाँ पे तो भीड़ लग गई मेरे लिए। हमको गोरी चमड़ी देख के अलग ही फैंटेसी है। कोई गोरा आदमी कोई ओपिनियन दे दे, एकदम सही बोला होगा। कोई गोरा आदमी सड़क पे दिख जाए, भैया सेल्फी दे दो। अभी तो सेल्फी छोड़, घर पे जाके मम्मी को दूध दे के वेट कर रही है। और जब तुम इसको एक कंबाइंड एंगल से देखो ना, तो मैं ये समझ आता है कि यार गोवा के अंदर अगर आप लोग अपने टाइम स्पेंड करने जा रहे हो ना, तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस शायद आपको नहीं मिले। कुछ लोगों को मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शायद आपको नहीं मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, एंड मैं इस चीज को फॉर ग्रांटेड भी ले लेता, क्योंकि यार अपने दिल्ली में भी तो यही होता है ना। बट ना मुझे एक चीज से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वहां पे, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे ना वहाँ पे थोड़ा सा रेसिज्म फील हुआ। मैं जब किसी जगह पे जा रहा था, मैं वहाँ पे स्कूटी पार्क कर रहा था, वहाँ पे बाकी लोगों की भी स्कूटीज खड़ी थी, नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं कानून फॉलो कर रहा हूँ पूरा का पूरा, मैं नहीं कर रहा था भाई, बट मेरे को नो पार्किंग के बोर्ड के आगे खड़ी करनी पड़ रही थी, क्योंकि और कोई पार्किंग की जगह ही नहीं। कुछ चर्च के बाहर मैं रुका था जहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं थी, सभी वहीं खड़ी कर रहे थे। तो जैसे मैंने खड़ी करी, थोड़ी सी टाइट जगह थी, मैंने वहाँ पे खड़ी कर दिया, तो एक लोकल आया और मुझे जोर जोर से लड़ने लग गया। और उसका आर्गुमेंट ये नहीं था कि भाई यहाँ से हटा, यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड है। उसका आर्गुमेंट ये था कि भाई मेरा शहर है, तू कैसे खड़ी कर रहा है? मेरे को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना। अगर यहाँ पे पूरी की पूरी जगह भरी हुई है और खड़ी करने को सिर्फ एक ही स्कूटी की जगह है, तो मेरी स्कूटी खड़ी होगी ना। मैं शहर का हूँ, तू तो बाहर से आया हुआ, तुझे क्या प्रायोरिटी मिलेगी? और इस सवाल में मेरे अंदर की देशभक्ति जागी कि भाई मैं भी इसी देश का हूँ, मैं भी टैक्स भर रहा हूँ, तू कौन होता है? बट मेरी जागी हुई देशभक्ति उसके दिमाग तक पहुंची नहीं, क्योंकि उसका अगला कॉल सीधा यही था कि भैया मैं बंदे बुला रहा हूँ और पिटवाऊंगा तुझे। फिर वहां पे 2-4 लोग इकट्ठे हो गए और वहां पे कॉन्वर्सेशन पता है किस तरह की हो रही थी कि भाई हम लोकल है, हम लोकल है, हम लोकल है। देन आई रियलाइज कि यहाँ पे एक टर्म है विच इज कॉल्ड लोकल। लोकल्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा, लोकल्स को ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अगर किसी भी चीज के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप लोकल हो तो आपको सुपीरियर रखा जाएगा, बाकियों को थोड़ा इंफीरियर रखा जाएगा। और ये मेरा असम्पशन है, क्योंकि मैंने इस चीज को 3-4 बार फेस किया। मैं लोकल हूँ, हम यहाँ के हैं, हम लोकल हैं, इस चीज को मैंने बहुत बार सुना है वहां। तो अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, जस्ट एज्यूमिंग, तो अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है वहां पे, लोकल वाला कोई कॉन्सेप्ट अगर एग्जिस्ट करता है, जो मैं 4 दिनों में 3-4 बार फेस कर चुका हूँ, तो आई वांट टू आस्क कि आप लोगों ने फिर टूरिज्म को ओपन कर क्यों रखा है? बोल दो कि भैया ये प्राइवेट बीच है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। हम केरल चले जाएंगे, हम महाराष्ट्र चले जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे भाई, हम वियतनाम चले जाएंगे, लक्षद्वीप चले जाएंगे, मालदीव चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। अगर आप लोगों को लोकल्स नहीं पसंद, ऑल्दो आपका जीडीपी पर कैपिटा बहुत आए एज कम्पेयर टू एवरेज इंडियन, आपका जीडीपी पर कैपिटा बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास गॉड गिफ्टेड टूरिज्म है। बिहार के पास कुछ नहीं है, हरियाणा के पास खेती है, ऐसी आपके पास टूरिज्म है। आपका जीडीपी पर कैपिटा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स क्रेजी, कंपैरिजन देख लो। बट जिस रीजन से ये क्रेजी है, आप लोगों को उसकी कदर ही नहीं है। एक होता है कि यार वेलकमिंग नेचर हो, आपको बुलाया जाए कि अरे सर आप आए थे ना, बहुत मजा आया था, आप आओ, हम आपकी सेवा करेंगे, पैर मत दबाओ हमारे, बस इज्जत दे दो इतनी की जितनी इंसान को दी जाती है, अपने कोलीग को देते हो। हमको नीचा मत फील कराओ कि साले तुम वहां से आ रहे ना, बाहर कहना तू निकले। उसके बाद मैंने बांध लिया, अगर काम ना पड़ा मैं गोवा जाऊंगा। एंड दिस इज नॉट एडवाइस, मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का टूरिज्म मेरी वीडियो के बाद नीचे जाए। जाओ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करो। यहाँ पे मैंने स्कूटी लगाई थी, हो सकता है तुम्हें ना लगानी पड़े, हो सकता है तुम्हारे लिए पार्किंग मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। वी ऑल शुड प्रमोट लोकल टूरिज्म, बट द रियलिटी इज कि हम इसको दिल से कर नहीं पाते हैं यार। जब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता तो हम किसी को रिकमेंडेशंस कैसे दें? क्या गोवा के बीच सुंदर है? बहुत सुंदर है। क्या गोवा का खाना अच्छा है? हाँ, कुछ जगह पे बहुत अच्छा है। क्या गोवा के अंदर नाइट लाइफ, पार्टी लाइफ अच्छी है? ठीक होगी, मैंने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं की। बट क्या गोवा के लोग वेलकमिंग है, आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा? मे बी आई एम नॉट श्योर। आपको वहां जाके अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मजा आएगा, रिग्रेट फील नहीं होगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, रेसिज्म फील नहीं होगा। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। और ये चीजें जो अभी हम फेस कर रहे हैं ना, यही चीजें फॉरेनर्स ने भी फेस करी होगी। अभी तुम लोग एक बार एक्चुअल में डेटा देखोगे कितना डिप कर चुका है। 2017 के अंदर ऑलमोस्ट 9 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे, 2018 के अंदर 9,20,000, 2019 के अंदर 9,40,000, 2020, 21, 22 का डेटा अवेलेबल नहीं है, और वो कोविड से अफेक्टेड भी बहुत ज्यादा था। बट 2023 के अंदर कितने आए? 4.5 लाख। 2024 में कितने आए? 4.5 लाख। 2025 में कितने आए? 5,10,000। जो नंबर 2019 के थे ना, वो आज भी 44% कम है। जैसे कोविड खत्म हुआ, फॉरेन टूरिज्म इस तरफ देख भी नहीं रहा है। सभी वियतनाम, मालदीव्स और चीपर ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, और वो लोग खुद को ऐसे मार्केट भी कर रहे हैं। हम लोग मार्केट भी नहीं कर पाते हैं खुद को। बट अगर तुम लोग ओवरऑल गोवा का टूरिज्म देखोगे तो वो उतना ज्यादा डिप नहीं कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इंडियंस ने जाना बढ़ा दिया। 2023 के अंदर 8 लाख लोग गए थे, 2024 के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख लोग गए थे, और 2025 के अंदर भी ऑलमोस्ट 10,20,000 लोग के
आसपास गए। बट अगर तुम लोग चार्टर्ड फ्लाइट्स का डेटा देखोगे तो वो भी हर साल डिक्लाइन करता जा रहा है। और सिर्फ गोवा के अंदर नहीं, तुम ये पैटर्न पूरे इंडिया में नोटिस करोगे। इंडिया के अंदर 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट है। वियतनाम के अंदर ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 8 है। इंडिया के अंदर 42 है। स्टिल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर वियतनाम 32 नंबर पे और इंडिया 39 नंबर पे। हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज साइट कितनी है? 42। वियतनाम के पास कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 8। बट वो उसको क्या कर रहे हैं? अच्छे से मार्केट कर पा रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग हमारे पास नेचुरली आ रहे थे, हम उसको दबा के ठग रहे हैं, उनको नीचा फील करा रहे हैं, उनको माफिया शेट दिखा रहे हैं। एक बंदा जो अमेरिका, रशिया या यूएस से आया, वो यहाँ पे आके कैब तक बुक नहीं कर सकता। और अगर कोई भी फॉरेनर बाहर से आके गोवा माइल्स को बुक कर भी लेता तो टैक्सीज को बीच में रोक दिया जाता है, पैसेंजर्स को उतार दिया जाता है कि भैया आप लोग कहीं नहीं जा सकते हो। और जो ड्राइवर गोवा माइल्स की टैक्सी को चला के आया हो तो उसको पकड़ के पीटते अलग से। मैंने एक दो बार गोवा माइल्स की टैक्सी के अंदर ट्रेवल किया था और वहां पे ना बंदा मेरे को शोट ही लेता रहता था। वो मेरे को कहता था भैया जब भी कोई भी आपको रोक लेना, यूनियन वाला आप मेरा सपोर्ट कर देना, आप बोल देना भैया हमारी मर्जी, हम कहीं से भी ट्रैवल करें। वो अगर मेरे को मारने लगे ना, आप उनको रोक देना, चिल्ला देना, आप उनको झाड़ देना, आप उनको भगा देना। तो जब ये सब हो रहा था मैंने उसको बोला कि यार अगर कुछ हो ही रहा होगा तो पुलिस को बुला लियो। कहता भैया जब पुलिस आएगी तब तक तो पिट पिटा चुका हूँ, गाड़ी वाड़ी टूट चुकी होगी, शीशे विशे टूट चुके होंगे और गाड़ी चलाने लायक नहीं रहूंगा। तो आप सपोर्ट कर देना यार, उससे बेटर कुछ भी नहीं। और मैं पूरे टाइम गोवा के अंदर ऐसे स्ट्रिक्ट होकर बैठा होता था कि भैया कोई रोक के गया तो ऐसे मर्दानी आवाज में बोलना कि साढ़े दूर हो जा, मैं गाड़ी चलवा के लेके जा रहा हूँ, तू कौन होता है। और मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाता हूँ, मैं गोवा में घूमने गया, अपना जो ये सारा का सारा स्ट्रेस है ना इसको छोड़ के वहां पे थोड़ा टाइम पास करने, थोड़ा चिल करने, उसलिए गया था मैं। और ये सारी चीजें इंडिया के अंदर तब हो रही है, टूरिज्म इंडिया के अंदर तब डाउन जा रहा है जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के अकॉर्डिंग 6 बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है और 9 बेस्ट कल्चरल रिसोर्सेज है। और इन दोनों के अंदर हम वर्ल्ड के अंदर टॉप 3 के ऊपर आते हैं, पर टूरिज्म के अंदर हम 39 के ऊपर आते हैं। पिछले साल इंडिया से 36.35 मिलियन लोगों ने फॉरेन के अंदर ट्रैवल किया सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए। और हम ये चीज क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया का टूरिज्म बुरा है तो भैया सारे बाहर जा रहे हैं, कईयों को बाहर भी घूमना होगा। बट 40 to 50% एक हेल्दी नंबर है जिसको हम ये चीज मान सकते हैं कि भैया इंडिया के अंदर घुमाया जा सकता था। तुमने इंडिया को आज तक प्रमोट ही नहीं किया उस लेवल पे। टूरिज्म के ऊपर इंडिया का मार्केटिंग स्पेंड है $3.5 मिलियन। हाँ ये काफी ज्यादा तय किया जाता है पर खर्चा नहीं जाता है। और यही स्पेंड दुबई करता है $32.7 बिलियन। हमारे देश का मिलियन में है, दुबई तो देश भी नहीं है, उसका बिलियंस में है। अभी पीछे तुमने एक क्रिएटर्स इवेंट देखा होगा जिसमें ध्रुव राठी भी गया था, काफी सारे इंडिया से और क्रिएटर्स भी गए थे। या फिर तुमने वो वाली एड तो देखी होगी ना कि भैया दुबई के अंदर आप लोग सड़क पे सामान छोड़ दो कुछ भी नहीं होता। हाँ वो एड ही है, वो पेड वीडियोस होती है। दुबई इज द सेफेस्ट, इस चीज की मार्केटिंग करवाई जाती है, पता है ना तुम्हें। प्रोपेगेंडास बेचे जाते हैं, मार्केटिंग की जाती है जिससे आपको टूरिज्म फ्रेंडली बनाया जाए। कंटेंट क्रिएटर्स को गोल्डन वीजा अलॉट करते हैं लोग, लग्जरी और लेविश लाइफ दिखाई जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, उसको मार्केट किया जाता है, मार्केटिंग स्टंट्स किए जाते हैं। जैसे अभी पीछे बोला कि हम एक सोने की सड़क बना रहे हैं, सोने की सड़क नहीं है, वो एक ऐसी सड़क है जिसके ऊपर सोने की दुकानें होंगी, मार्केटिंग की जाती है। आज की डेट में भी आप गोल्डन रोड दुबई सर्च करो, एकदम सोने की सड़क की फोटोज आ जाएंगी, वो मार्केटिंग है। अभी यूएस और ईरान की वोट चल रही है, इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। तो ईरान ने क्या किया, यूएस से बदला लेने के लिए यूएस के जो अलाइज थे ना उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो उन्होंने मिसाइलें छोड़ दी दुबई के ऊपर भी। और अभी दुबई की मार्केटिंग क्या है, सेफेस्ट, राइट। तो दुबई के अंदर मिसाइल आ रही है और वहां के लोग उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो वहां के प्रिंस ने रूल बना दिया कि भैया अगर कोई भी इस चीज को प्रमोट करेगा, मार्केट करेगा, उसके ऊपर 25 से 50 लाख का फाइन लगा देंगे। ईरान ने वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से फ्लाइट्स डिले होगी। हमारे यहाँ पे पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था, तुम्हें पता होगा। तो पहलगाम के अंदर जितने भी लोग थे ना वो अर्जेंटली सबके सब भागने को कर रहे थे। तो जब फ्लाइट्स के चार्जेस थे ना वो चले गए थे 60-70 हजार रुपए तक। और हमारी एविएशन मिनिस्ट्री ऐसे देख रही थी इसको कि अरे 1 लाख टच करेगा नहीं करेगा, सट्टा लगाता है क्या। और दुबई ने क्या किया, वहां के फ्लाइट्स को बोला कि भैया आपको सबकी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी, सबकी फ्लाइट को शेड्यूल करना पड़ेगा सेफेस्ट एंड अर्लीस्ट टाइम के अंदर, और आप किसी से भी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। और अगर आपने करा तो इतना फाइन लगाएंगे कि आपकी एयरलाइन बेचने के लाले आ जाएंगे। जिन भी लोगों की फ्लाइट डिले हुई थी उन सबको फ्री में फूड दिया गया। जिनकी फ्लाइट्स भी कुछ घंटों से ज्यादा डिले की गई थी उनको फ्री में होटल्स दिए गए। लोगों को जाके बोला गया कि नया होटल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, जिस होटल के जिस रूम में रहते थे उसी में वापस चले जाओ। अगर वो अभी तक ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, अगर वो वाला कमरा ऑक्यूपाई हो गया तो उसके बगल वाले में चले जाओ, सेम जगह पे जाके रहना शुरू कर दो। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, जहां पे भी रह रहे होगे, जिस भी होटल में रह रहे होगे, जितना खाना खाओ सारा पैसा हम भरेंगे। ये थे वहां के प्रिंस, ये था दुबई का सिस्टम, ये थी वहां की मार्केटिंग। उनको दिखा कि भैया हमारी इज्जत दांव पे आ रही है, ऐसे उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट किया। ऐसे उन्होंने बताया कि भैया एक तो हम पे खतरा आता नहीं और अगर कल को आया तो हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे, आप लोगों को राजा बना के रखेंगे, सेफ करके रखेंगे। जिस दिन अटैक हुआ था उससे एकदम अगले दिन दुबई मॉल के अंदर उनके शेख घूम रहे थे और वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करके उनका प्रिंस ये दिखा रहा था कि भैया ये सेफ हो चुका है, अभी अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ, हमने सब कंट्रोल कर लिया। और ये सब क्यों किया जा रहा था, नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। उनको पता है कि टूरिज्म की एक्चुअल में वैल्यू क्या है और इंडिया को टूरिज्म की वैल्यू क्या पता है, कुछ भी नहीं। मोदी जी एक बार गए थे लक्षद्वीप के ऊपर फोटो खिंचवाने, उसके बाद टूरिज्म वहां पे 100% बड़ा ही बड़ा होगा। ऑल्दो मुझे कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स मिली थी जिनको मैं लगाना नहीं चाहता क्योंकि कोई ऑफिशियल सोर्स से डेटा अभी तक आया नहीं, बट आई एम 100% श्योर कि वो बड़ा ही हो। और वो डेकेड्स के अंदर कोई एक चीज की जाती
जाती है। खुद के देश और खुद के देश के रिसोर्सेज को प्रमोट किया ही नहीं जाता, जिसके बदले में हो क्या रहा है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2035 तक इंडियंस 120 बिलियन डॉलर स्पेंड करेंगे बाहर के टूरिज्म के अंदर, और 120 को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अच्छे से मार्केट किया जाए तो कम से कम 40-50 बिलियन इंडिया के अंदर रिपीट पे आएगा। ऐसा नहीं एक बार एक साल रोक लोगे, हर साल आएगा। बस करना क्या होगा, सिस्टम्स को अच्छा करना होगा, लोगों को थोड़ा एडुकेट करना होगा, लोगों को समझाना होगा कि भैया इनसे जिनसे आपकी रोजी रोटी चल रही है उनसे बदतमीजी मत करो। क्योंकि जब आप एक बंदे से बचते हो ना, वो जाके 4 को बताते हैं कि भैया इस जगह में मत जाइए, इससे बढ़िया वहां चला जाइए, उससे बढ़िया वहां चला जाइए। आप अच्छी सर्विस दो, लोग आपकी वर्ड टू वर्ड मार्केटिंग करेंगे भाई। Honest man, you see that? Welcome to India. You do have honest people. Here you are. Thank you. Tip. आप लोगों को 20 रुपए की चीज एक्स्ट्रा दे दो, लोग गा गा के बताएंगे कि भैया गोवा जाया करो, गोवा जाया करो। 20 की चीज एक्स्ट्रा देना छोड़ो, आप 5000 एक्स्ट्रा छीन के बेचते हो और किसी से। लोग 10,000 का बजट लेके आते हैं, 50,000 खर्च के जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज MRP पे है ही नहीं। मैं दुकानदार से पूछ रहा हूँ भैया 20 का फेंटा है, 30 का क्यों दे रहा है? कहता भैया जो छोटा सा खोखा लेके बैठो ना, इसका 50,000 का रेंट है, कहाँ से निकालूं आप मुझे बता दो। और मेरा जेन्युइन सवाल कि भाई मत निकाल यार, इतना घाटा हो रहा है, बंद कर दे धंधा, मुझे तो सामान MRP पे दे दे यार। तो या तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, वहाँ पे रेंट्स कम करवाने चाहिए, या फिर देखना चाहिए कि भैया वो लोग पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। टैक्सीज के अंदर माफिया शिट नहीं होनी चाहिए, MRP से ऊपर सामान नहीं होना चाहिए। और ये जो स्कूटी वूटी के स्कैम है, इसको भी थोड़ा सा देख लो यार। और चाहे वियतनाम हो जाए, चाहे श्रीलंका हो जाए, चाहे दुबई हो जाए, चाहे मालदीव्स हो जाए, टूरिज्म के अंदर हर देश से बहुत चीजें हमारे पास सीखने के लिए। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जाने से पहले मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।